नमस्कार। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। नमस्कार। नितिन जी, आपके पास जो 3 विभाग हैं, वो तीनों विभाग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आपके दिल के नजदीक के विभाग हैं। इस वक्त जब नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जब से शुरू हुआ, शुरू से ही ऐसा लगा, और ये कोई मेरा परसेप्शन नहीं है, आम जिससे भी बात करता हूं उससे ये आता है कि जिस मंत्रालय में सबसे तेज रफ्तार से काम हो रहा है, जिससे वास्तव में तरक्की की राह पे चलना कहते हैं, तो वो आपके मिनिस्ट्रीज में हो रहा है। तो तरक्की की राह पर जब 3 साल बाद आप खड़े होकर एक पड़ाव पे देखते हैं, सोचते हैं, तो इस तरक्की की राह पे हम कहाँ खड़े हुए हैं? जब से सरकार बनी, कितने किलोमीटर हाईवे बन चुके हैं? साथ में जुड़ा हुआ एक सवाल है, साथ में ही पूछ लूं कि आपने 40 किलोमीटर पर डे का एक लक्ष्य रखा था, वो 23-24 किलोमीटर के आसपास है। क्या इससे आप निराश हैं या आपने खुद पर दबाव बढ़ाने के लिए ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था? देखिए, लक्ष्य कभी भी बड़ा ही होता है। कोई लड़के को जब कहा जाता है कि तुमने फर्स्ट मेरिट में पास होने के टारगेट रखे, तब वो फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन लेके पास होता है। तो टारगेट और लक्ष्य तो बड़ा ही है। इस साल हमने 23 किलोमीटर पर डे लक्ष्य हासिल किया है, पर अगले मार्च एंड तक हम 40 किलोमीटर का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मेरा ये भी विश्वास है कि इस सेक्टर की परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही है। और मैं भी लंदन में था, तब मुझे पता चला कि इसी साल में हमने 16,800 किलोमीटर का वर्क अवार्ड किया है, रोड का किलोमीटर का। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए डालो, ऐसा मुझे कहा गया वहाँ, क्योंकि किसी देश ने एक साल में इतने बड़े प्रमाण पर रोड का ये वर्क अलॉट नहीं किया है, अवार्ड नहीं किया है। तो अब हम लोग स्टेट ऑफ आर्ट, अभी 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी देश के सबसे चौड़े लंबे ब्रिज का उद्घाटन करे, जो 9.5 किलोमीटर है जी, रेलवे ब्रिज। ये स्टेट ऑफ आर्ट टनल कश्मीर में हमने बनाई है। हमारे मेजर पोर्ट्स 12 के 12, पिछले साल 4,000 करोड़ प्रॉफिट था, इस साल 5 करोड़ प्रॉफिट है। हम 13 एक्सप्रेस हाईवे में से 5 एक्सप्रेस हाईवे का काम है इसी साल। दिल्ली मेरठ, दिल्ली एस्टर्ली बाईपास, द्वारका, मुंबई वडोदरा और विजयवाड़ा रिंग रोड, ये 5 रोड का काम तो लगभग शुरू हो गया। अब हम लोग हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब नए एक्सप्रेस हाईवे 13 बना रहे हैं। तो ये जो बदल हो रहा है, नेशनल हाईवे को हमने 96,000 किलोमीटर से 2 लाख किलोमीटर पर गए। तो जब 80% देश का ट्रैफिक ये हमारे रोड पर चलेगा 2 लाख किलोमीटर पर, तो ये सेक्टर को जिस प्रकार से संजीवनी मिली है, जहाँ 10,000 पीसीएस के ट्रैफिक ऊपर होता है, वहाँ हमने 4 लेन रोड बनाया है। जहाँ हमने 20,000 पीसीएस के ऊपर है, वहाँ 6 लेन रोड बनाया है। तो देश, जो लोग भी दिख रहे हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। कैबिनेट में हमारे यहाँ 2,000 करोड़ हमको मिले इनलैंड वाटरवेज के लिए। पहली बार सेंट्रल रोड फंड में जो पेट्रोल डीजल पर सेस लगता था, उसका रेलवे और रोड को मिलता था। अब रोड का 2% मैंने कम कराने की नोट कैबिनेट को भेजी थी, उसने स्वीकृति मिली है, 2,000 करोड़ वो भी मिल रहा है। तो इन सब बातों से निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जी, ये जो आपने कहा, और इसके साथ में एक और अमाउंट आपने नहीं बोला, लेकिन करीब 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स आप अवार्ड कर चुके हैं। नहीं सर, आज शिपिंग, पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज और हमारा रोड सेक्टर पकड़ के हम 6 लाख करोड़ तक पहुंचे। जी, 2 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, 6 लाख करोड़ के रोड काम हमने अवार्ड किए हैं। और ये भी मेरा टारगेट 25 लाख करोड़ का है। इसमें से सागरमाला करके जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। 4 लाख करोड़ पोर्ट रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, मैकेनाइजेशन और पोर्ट के लिए 4 से 5 लाख करोड़ रखे हमने। उसमें से 1,38,000 करोड़ के काम हमने अवार्ड कर दिए हैं। और अभी जो 12 मेजर पोर्ट हैं हमारे, उसमें हम 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं। जेएनपीटी वगैरह में, कांडला में 1,000 करोड़ का काम हुआ, सब भूमि पूजन अब चालू हो गया है। इसमें से हम लोग पेट्रोलियम क्लस्टर, केमिकल क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर, लेदर क्लस्टर, ऑटोमोबाइल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, और इसमें 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट पोर्ट लेड डेवलपमेंट में आ रही है। फिर इनलैंड वाटरवेज में गंगा में 4,000 करोड़ का हमने शुरू कर दिया है। अब आने वाले समय में, इस साल में कम से कम मैं 10 इनलैंड वाटरवेज का काम शुरू करूंगा। 6 मेजर पोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो भी काम हमने शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल इस देश में हमारे अभी ट्रांसपोर्ट में नया मोटर व्हीकल एक्ट आ रहा है, और ये मोटर व्हीकल जो है
इसमें मैं इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक और एलएनजी पर व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर को लाना चाहता हूं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर है, 26 तारीख को 200 इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा नागपुर शहर में पहली बार इसका शुभारंभ हो रहा है। जी, सबसे पहले आप ई टैक्सी शुरू करवा रहे हैं नागपुर में, आपका शहर है, आपकी कंस्टिट्यूंसी है। अब बाकी देश के लोग जानना चाहते हैं कि और कौन से शहर हैं जहां इस तरह का एक इनोवेटिव चीज देखने को मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आने वाले दिसंबर तक मैं बहुत क्या करने वाला हूं ये आज नहीं बताऊंगा आपको, पर दिसंबर तक आपको पूरे देश में इलेक्ट्रिक कार दिखेगी और सब जगह इलेक्ट्रिक बस का चलन शुरू हो जाएगा और पूरा ट्रांसपोर्ट बदलते हुए दिखेगा। जी, इस पे मैं लौटता हूं, लेकिन एक सवाल जो पहली बात हम कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ है। आपने बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। पिछली बार भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, आपने बहुत विस्तार से हमें सागरमाला, भारतमाला के बारे में बताया था। ये जो ब्रह्मपुत्र पे आप पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं 26 तारीख को जो शुरू होगा, ये एक बड़ा लैंडमार्क है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो काम आपके मिनिस्ट्रीज में हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़क के और पोर्ट के दोनों के, इनमें से कितना काम है जो किसी लिटिगेशन की वजह से अटकता है? आपको अनुभव होगा कि लिटिगेशन की वजह से काम फंस जाता है। अगर वो नहीं होता, ये लिटिगेशंस नहीं होते, तो कितना काम और होता? और क्या सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि इस तरह की चीज़ों को फास्ट ट्रैक निपटाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए? पहली बात तो ऐसे कि भाई जब मंत्री बना, अब आप जो पूछ रहे सवाल, इसमें परसेप्शन लोगों में यही है कि बहुत अटके हुए काम है। 403 प्रोजेक्ट में से 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगभग स्टॉल प्रोजेक्ट बन पड़े थे, पर हमने लगभग 100%, 2-4-5 भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और मैं ये आत्मविश्वास से, आप अन्यथा मत लीजिए, आपको पूछूंगा कि क्या मुझे ऐसे कोई प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं जो लिटिगेशन में फंसा है? क्या मुझे आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं जो लैंड एक्विजिशन के कारण या यूटिलिटी शिफ्टिंग के कारण या इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के लिए अटका हुआ है? मैं 2 नाम आपको लेता हूं। बिल्कुल बताइए। एक आपका NH-24 का प्रोजेक्ट कौन सा? लगभग 2 साल अटका रहा और अभी जिस समय लिटिगेशन क्लियर हुआ उसके बाद हफ्ते भर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां दुनिया बदल गई। इतनी तैयारी आपकी थी, पहली बात, लेकिन वो ये बात लंबे समय अटका रहा। नहीं, अटकाने का तो सवाल ये हिंदुस्तान में यहाँ कोई काम करो ही नहीं। मैंने इसीलिए पूछा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अब इससे आदीन हो गया। अभी यमुना पे हमको बोटिंग शुरू करनी है, तो वो एक कमेटी ने कहा कि ये बोटिंग से प्रदूषण होगा, हमको उन्होंने कहा परवानगी देने से अभी तक दी नहीं। वो सवाल का पहले आप अभी NH-24 की कहानी बताओ। ये दिल्ली से दासना तक 14 लेन का रोड है और दासना से मेरठ तक ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन सीमेंट का। आपको बताता हूँ ऐसा स्पीड में काम शुरू है कि ये काम शायद पूरा हाईवे हम दिसंबर तक ये पार्ट पूरा कर देंगे। ये हिस्टोरिकल है। मैंने और इस रोड पर 1 लाख पीसीस का काम है। पर मैं एक ही बात, आपकी तैयारी, आपने मुझे लटका हुआ काम नहीं बताया। लटका हुआ काम जो जोर से शुरू हुआ उसका रेफरेंस, लेकिन वो इतने समय मैं अब आपको पूछता हूँ कि जो बंद पड़ा है वो काम बताओ कौन सा? अब जो दूसरा काम आपका बॉम्बे नागपुर एक्सप्रेसवे, अभी आप बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे नागपुर एक्सप्रेसवे पर आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना सवाल उठाने लगी है। पहली बात, मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे जो है समृद्धि महामार्ग, वो मेरे पास नहीं है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार बना रही है। और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे वो 44,000 करोड़ का है, उसका लैंड एक्विजिशन लगभग पूरा हुआ है और थोड़ा बहुत 20-25% रहा है। और मैं 3 महीने के अंदर वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू कर दूंगा, 44,000 करोड़ का, और इसमें कोई अड़चन नहीं। तो इसका मतलब ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, इसको ये एक छोटी मोटी अड़चन है जो दूर होगी। सवाल पूछने की वजह ये थी कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, आप ये मानेंगे कि कोई भी किसी भी छोटी चीज पर मुकदमा कर देता है। टेबल पर एक स्लोगन लिखा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मैं हाँ या ना में बात कर रहा हूँ। मुझे कोई काम करना नहीं है तो नहीं बोलता हूँ, करना है तो हाँ कहता हूँ। और मुझे, मैं और मेरे, ये क्रेडिट मेरे अकेले का नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट के मेरे इंजीनियर, सेक्रेटरी सब रात दिन काम कर रहे हैं और सबका मिला जुला प्रयास है कि हम काम कर रहे हैं। मैं उनको कहता प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आओ, डोंट हेजिटेट, कम टू मी, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हमने अभी ई व्हीकल की बात की, अब सड़कों के और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे आप काम कर रहे हैं, बड़ा काम है और उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट पे भी काम चल रहा है आपका। उस दिशा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप जा रहे हैं, एथनॉल मिक्सिंग पे आपने काम किया।
लेकिन अभी एक हाइपर लूप का प्रपोजल आपके सामने पड़ा हुआ है, तो क्या ऐसा सोचते हैं कि एक जो बुलेट ट्रेन पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसके बजाय अब हाइपर लूप जैसी अगली टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए? देखिए, हाइपर लूप वाले लोग मुझे मिले थे और मैंने उनको मुंबई पुणे के रोड में काम करने के लिए ऑफर भी किया था। ये तो निर्णय उनको करना है, पर मेरे पास भी 5 टेक्नोलॉजी ऐसी है जी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी जो ऊपर में चल सकती है हवा में, तो उसकी टेक्नोलॉजी में मैं शायद 3 महीने के अंदर ये तीनों टेक्नोलॉजी का पहला प्रोजेक्ट शुरू कर सकूंगा। और ये शुरू होगा तो ये भारत में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि मेट्रो की पर किलोमीटर कैपिटल कॉस्ट 350 करोड़ है और उतनी ही कैपेसिटी की ये जो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ला रहा हूँ, इसकी कॉस्ट 35 से 50 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, तो एकदम सस्ती है। दूसरी, पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट एंड कॉस्ट इफेक्टिव और इंडिजिनस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। आप दिसंबर में कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि आप बार बार दिसंबर का नाम ले रहे हैं और ये बता नहीं रहे हैं कि क्या करेंगे। 3 महीने के अंदर तो मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ। उसमें क्या उसके सिक्योरिटी के सवाल खड़े हुए, जैसे मैंने कहा ना, अब तय हुआ कि भाई सिस्टम खड़ी करेंगे 1 किलोमीटर पायलट प्रोजेक्ट। सिक्योरिटी के नाम से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बना ही नहीं है। अब वर्ल्ड में जहाँ बना वहाँ के नाम से कमेटी बनाई और कमेटी का रिपोर्ट बनेगा, वो सिक्योरिटी नाम स्वीकारे जाएंगे, तभी मैं काम शुरू कर सकता हूँ। तो अब धीरे धीरे अड़चनें तो आती है, टेक्निकल मैटर होते हैं, अभी काम शुरू होगा। अगर वो रिपोर्ट मुझे मिल जाएगा तो मैं पायलट प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट का ऑर्डर देंगे और काम शुरू करेंगे। जी, इलेक्ट्रिक कार की दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी टेस्ला भारत में आना चाहती है। सुना है कि अब वो प्रस्ताव मंजूर हो गया है, क्योंकि उसमें कुछ लोकल सोर्सिंग का इशू था, तो क्या उसका थोड़ा सा देखिए, उनकी इसमें अभी मैंने अखबार में पढ़ा है, अगर वो आएंगे तो मैं उनको फ्री ऑफ चार्ज जगह देने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये भी कहा, पर हमारे यहाँ वो 30% पार्ट्स इंडिया से खरीदना, अगर ऐसा तो कोई पॉलिसी नहीं है। इसके बावजूद अगर उनकी अड़चन तो आए, हम उनको मदद करेंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, टेस्ला आए या ना आए, हिंदुस्तान का बाजार इलेक्ट्रिक कार से भर जाएगा आने वाले समय में, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। हमारा फ्यूचर यही है, पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक कार, बसेस, स्कूटर्स और ऑटो रिक्शा, और ये सपना पूरा होगा। ई रिक्शा तो अब कॉमन हो गया, आराम से तो मैंने वो पहले लाया, मैंने बताया ये करोड़ों देश के लोग ये चलाएंगे, अब लोग घूम रहे हैं। अब ई ऑटो रिक्शा आएगा और पेट्रोल की ऑटो रिक्शा भी इलेक्ट्रिक रिक्शा में कन्वर्ट करेंगे। और मैं देश की 2 लाख स्टेट गवर्नमेंट की बसेस को लिथियम आयन बैटरी पर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के काम कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कोई फंड तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत कम इंटरेस्ट में ये बसेस आएगी। और इसके साथ बस स्टेशन जो है, बस डेपो, जैसे एयरपोर्ट है वैसे बस पोर्ट भी बनाना चाहता हूँ, ताकि वो 5 स्टार होटल जैसे बड़े अच्छे बस पोर्ट बने। जी, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, इस समय इंडस्ट्री बार बार पूछ रही है कि ये जीएसटी का जो स्ट्रक्चर आया है, इसमें ई कार पर, ई व्हीकल पर जो 12.5% का स्लैब तय किया गया है, अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो ये उसको लोएस्ट स्लैब में क्यों नहीं रखा गया है? और एक और चीज़ साथ में जुड़ती हुई कि हाइब्रिड कार पर तो 43% ड्यूटी पड़ रही है। आपकी बात देखो, ये ई व्हीकल्स की बात, हाइब्रिड कार की बात, बाद में इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और एलएनजी के ऊपर भी थोड़ा सा इसमें अगर प्रदूषण के हिसाब से सोचेंगे और इसको डेवलप करना है, तो निश्चित रूप से मैं ये बात अब जीएसटी काउंसिल में तय होती है, पर अरुण जेटली जी को बारे में, जी अरुण जेटली से मैं इनके बारे में जरूर चर्चा करने वाला हूँ। जी, और अब इससे आगे जब टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, आपने कहा मेरे पास 5 टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन इस समय जिस टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है ड्राइवरलेस कार या ड्राइवरलेस व्हीकल। और जब हम उसकी बात करते हैं, ऐसा लग रहा है अब टेक्नोलॉजी की चर्चा आज होती है, कल वो सामने खड़ी दिखती है, ऐसा समय आ गया है। इसमें हमें साथ में एक दूसरी चिंता जागती है कि फिर रोड सेफ्टी का क्या, और वो आपका प्रिय विषय है। बात तो मैं जो ड्राइवरलेस कार को लाने में मैं फेवर में नहीं हूँ। अच्छा, इसका कारण हमारे देश में रोजगार, ये बड़ी समस्या है। जिन देशों में ड्राइवर नहीं मिलते उनके लिए प्रपोजल है। हमारे देश में टैक्सी के रूप में गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, और इसलिए ये कोई धनवान लोग अपने लिए लाए तो लाए। बाकी मेरा जो व्यू पॉइंट है, मैं अपने देश में टैक्सी में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवरलेस कार को इनकरेज नहीं करूंगा और सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये आने से हमारे देश का रोजगार छीना जाएगा। और इसलिए हमारे देश में रोजगार, ये हमारी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है,
तो इसको देखते हुए इसके बाद का तो मैं विरोध में हूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, जिसे बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे ड्रामेटिकली इंप्रूव होने की उम्मीद थी वैसे नहीं हो रही है। संभव है उसमें बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लेकिन थोड़ा ऐसा भी लगता है कुछ लोग जिन्हें बहुत समय के बाद सत्ता हासिल हुई है, वो अब अपने विरोधियों को, वो विरोधी किसी भी तरह से मान सकते हैं, दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता की पहली ताकत। बात तो आपकी बात बिल्कुल 100% गलत है। जो कानून हाथ में लेकर गलत बात करता है, गो रक्षक हो, कोई भी हो, या किसी की हत्या करता है, उसके ऊपर कानून वो गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार उनके साथ नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे पार्टी में ऐसा किसी ने किया तो निकाल देंगे। पहली बात, हमारे पार्टी के लोग नहीं है। दुर्भाग्य का विषय है कि एक मीडिया का सेक्शन और कुछ लेफ्टिस्ट लोग ये इस प्रकार के लोगों को भगवे कपड़े पहने हुए टीवी पर खड़े करते हैं, जिनको हम भी नहीं जानते, और बोलते ये भाजपा के प्रवक्ता आकर के हमको चिपका देते हैं। ये जो लेफ्टिस्ट लॉबी है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद अस्वस्थ है, और उनका लगातार ये प्रयास है कि दलित और मुस्लिमों के बीच में हम उनके विरोधी इस प्रकार का प्रशासन खड़ा हो, और इसलिए जानबूझकर जब कन्विंस नहीं होता है तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसी बातें छोड़ी जाती है। और इसलिए मैं आपके सवाल के जवाब में साफ बता रहा हूँ कि जो लोग ये कृतियाँ कर रहे, उनसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का और हमारे कार्यकर्ताओं का और आरएसएस हमारे विचार परिवार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे कोई लोगों के हम साथ में नहीं है और ऐसे कोई लोगों ने की हुई कृति से हम सहमत नहीं है। उल्टा हमारी सरकार ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई कानूनी करेगी, ये मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं मीडिया के उन बंदों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का हमारे साथ संबंध नहीं, जिस घटना का हमारे साथ संबंध नहीं, उसको हमारे ऊपर चिपकाने की कोशिश क्यों करते हो? अगर आपके पास बीजेपी के कोई कार्यकर्ता ने किया है तो जरूर करो, पर जो हमारा प्रवक्ता नहीं, जिसका हमारा संबंध नहीं, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो टीवी पर हमारा कोई प्रवक्ता है, हमारे पार्टी का समर्थक है, दिखा कर हमारे बारे में झूठ फैलाने का काम क्यों करते हो? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए, एक सांसद, एक विधायक, इनके खिलाफ ऐसे आरोप आए हैं, पब्लिक व्यू में आए हैं। तो ये मैं एक और दूसरी बात कह रहा हूँ नितिन जी, ये इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसे लोग समाज में बहुत सारे हैं जो सत्ता के साथ चलते हैं, जिधर बयार बहेगी उधर चलेंगे, और आमतौर पर लुम्पेन एलिमेंट ऐसा ही होता है। उसको वीड आउट करने के लिए जो बात अभी आपने कही, इतने ही दम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि गोरक्षक जो हैं इनके डोजियर निकाल लीजिए तो कुछ और निकलेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कोई भी गुंडागर्दी हमारे सिद्धांतों के नाम पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन एक्शन होता हुआ क्राइम के मामलों में बिल्कुल साफ दिख रहा है, जहां इन मामलों में नहीं दिख रहा। जहां एमएलए और एमपी ने भी गलती की है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राज्यों में ये घटना नहीं हुई, बहुत क्या कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसी नाते बदनाम हुई। ये घटनाएं होना नहीं होनी चाहिए, और सरकार करके हमारी जिम्मेदारी भी है कानून व्यवस्था को संभालने की। और इसलिए हमने कभी इस घटना में कानून हाथ लेकर इस प्रकार के काम करने वाले, हमारा व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, या हमारे नाम पर किसका हमने समर्थन किया है क्या, किसी को हमने उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया क्या? पहली बात, इनके बारे में हमारी बिल्कुल साफ भूमिका है कि कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। ये योगी जी की भूमिका है, ये मोदी जी की भूमिका है, ये मेरी भूमिका है, और ये हमारी पार्टी की और ये हमारी सरकार की भूमिका। कंज्यूमर से जुड़ा एक सवाल और, जिस पर आप काफ़ी कर चुके हैं, काफ़ी आपने जोर से धमकाया भी है उन कंपनियों को। सीमेंट कंपनियां फिर दाम बढ़ाने लगी हैं। ऐसे में सस्ते घरों का पूरा काम, और आपने इसलिए क्योंकि आपके पास उनका बहुत बड़ा एक चाबी है, आप इतना ज़्यादा ऑर्डर देते हैं कि आपके चाबी घुमाने से वो कंपनियां कंट्रोल। आज कॉम्पिटिटिव कमिश्नर और उनके अधिकारी और एनएचए के चेयरमैन और मैं, हमारे बीच में मीटिंग हुई है। कुछ कंपनियों को फाइन भी हुआ है, दंड भी हुआ है कार्टेल करने के लिए, और आज पूरे केस पेपर मेरे आए हैं और हम लोग कानूनी अध्ययन कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से कार्टेल करके लोगों को एक प्रकार से सीमेंट का ब्लैक मार्केट करना उचित नहीं है। मैं ये कंपनियों की एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ, मैन्युफैक्चरर की, और मैंने अभी कुछ 10 सीमेंट की कंपनियां चलाने के लिए भी लेने की बात कर रहा हूँ, जो हेवी इंडस्ट्रीज की बंद पड़ी हुई है। और अगर ये इसी प्रकार से अगर चलता रहेगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और कठोर भूमिका लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमने सब कागज मंगा है, अध्ययन कर रहे हैं,
और जल्दी हम इसके ऊपर निर्णय करेंगे। हमारे सिविल सप्लाई मिनिस्टर से भी बात हुई है, प्रधानमंत्री से भी बात हुई है। एक बार इनको कहेंगे कि कोई सीमेंट के प्राइस का मैकेनिज्म तैयार करो। जब डीजल के भाव नहीं बढ़े, जब आपके रॉयल्टी के जो चुनखड़ी लाते हो लाइन, उसकी रॉयल्टी के भाव नहीं बढ़े, आपका पावर के भाव नहीं बढ़े, किसी के कोई भाव सरकार ने बढ़ाए नहीं, और आप फिर भाव क्यों बढ़ाते हो? तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार का जो चल रहा है, कुछ बड़े कंपनियों का कार्टेल बनाकर इसको रोकना होगा। हम उनको समझाएंगे, नहीं सुना तो इनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे, ये हमने तय किया है। एक बार मीटिंग बुलाकर समझाएंगे, माना तो ठीक है, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई के बिना नहीं रहेंगे। ये मैं आपके मार्फत उनको बता देना चाहता हूँ। गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और अच्छी बात की। जो आपने कहा है वो आप पूरा करके दिखाएं और भारत को तरक्की की राह पर आगे ले जाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।